हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है प्रिजन 77 और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम वीडियो कितना भी अच्छा बना ले, वो वीडियो आप तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेन देश के बार्सिलोना की साल 1976 की घटना दिखाई जाती है। स्पेन के डिक्टेटर फ्रांसिसो की मौत को 3 महीने बीत चुके थे। उस वैन में से उतरे एक कैदी का नाम मैनुअल होता है। आगे मैनुअल के फिंगरप्रिंट के निशान लेने के बाद उसे लॉकअप में रखा जाता है। तभी मैनुअल देखता है कि वहाँ पर एक कैदी फूट फूट कर रो रहा था। तब मैनुअल उस कैदी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब वो कैदी कहता है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? मैनुअल उस आदमी को सिगरेट ऑफर करता है। तब वो कैदी कहता है, मेरा नाम जुआन है और मुझे यहाँ पर लोग रूबी बुलाते हैं। उसके बाद मैनुअल और बाकी कैदियों को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनके सारे कपड़े उतारकर उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। तभी वहाँ पर उस जेल का जेलर डोमिंगो आता है और डोमिंगो मैनुअल से कहता है, तुम मुझे अपना सूट दे दो, मैं तुम्हें 250 पैसे टच दूंगा। तब मैनुअल कहता है, ये सूट बिकाऊ नहीं है। तभी वहाँ पर मैनुअल की तलाशी ले रहा दूसरा प्रिजन गार्ड कहता है, डोमिंगो तुमसे तुम्हारा सूट जबरदस्ती ले लेगा। आगे वो प्रिजन गार्ड मैनुअल से कहता है, तुम अपने कपड़े पहन लो, तुम्हें 2 वीक तक आइसोलेशन में रखा जाएगा और अपना अपना गद्दा और चादर ले लो, उसके लिए तुम्हें 250 पैसे टच देना पड़ेंगे। ये सुनकर मैनुअल कहता है, पर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तब दूसरा प्रिजन गार्ड कहता है, तो फिर तुम्हें कोई भी गद्दा नहीं मिलेगा, अपना चादर उठाओ और ये पानी लो, कल तक के लिए तुम्हें यही पानी मिलेगा। तब मैनुअल देखता है कि उसे वापरने के लिए सिर्फ एक ही बाल्टी पानी दिया गया था। आगे मैनुअल को अपनी आइसोलेशन सेल में बिना गद्दे के सोना पड़ता है। उसने अपनी कम्बल ओढ़ रखी थी और रात में मैनुअल की बॉडी में कई सारे कीड़े लग जाते हैं। आगे मैनुअल जेल के गार्ड से कहता है, मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 दिन बीत चुके हैं। मेरी पूरी बॉडी पर निशान बन चुके हैं खून चूसने वाले कीड़ों के कारण। तभी वहाँ पर जेल का ही कैदी मैनुअल के लिए खाना लेकर आता है और जिसे प्यार से सब ब्लेकी बुलाया करते थे। ब्लेकी मैनुअल से अच्छा बर्ताव करता है और वो मैनुअल से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। आगे ब्लेकी मैनुअल के लिए चिकन का एक लेग पीस प्लेट में छोड़कर चला जाता है। जब मैनुअल प्लेट से खाना खाने लगता है तभी उसे प्लेट के नीचे रखी हुई कुछ सिगरेट नजर आती है, जो कि ब्लेकी ने मैनुअल के लिए छिपा कर रखी थी। अगले दिन मैनुअल से मिलने उसका सरकारी वकील आता है और मैनुअल उससे पूछता है, मैं जेल से कब तक छूट जाऊंगा? तब वकील कहता है, मुझे नहीं पता, तुमने तकरीबन 1 मिलियन पैसे टच चुराए हैं। तब मैनुअल कहता है, मैंने सिर्फ 50,000 ही लिए थे, जो कि मेरी एडवांस सैलरी थी। तब वकील कहता है, तुम्हारे खिलाफ गवाही तुम्हारे दोस्त नहीं दिए, जो कि अकाउंटिंग का हेड है, मिगवेल, जिसने अपने फादर के साथ तुम्हारी कंप्लेन में साइन की है। मैनुअल कहता है, ये सब झूठ है, ये मिगेल का ही आइडिया था, उसने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। तब वकील कहता है, तुम्हें इसके लिए 6 या 8 साल की जेल हो सकती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और एक दिन मैनुअल फ्रस्ट्रेशन में पानी की बकेट को फेंक देता है। मैनुअल खूब हंगामा करने लगता है कि उसे जेल वार्डन से मिलना है। काफी हंगामे के बाद जेल वार्डन मैनुअल से मिलने आता है। तब मैनुअल जेल वार्डन से शिकायत करता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास गद्दा भी नहीं है सोने के लिए। मैं पिछले 1 हफ्ते से नहीं नहाया हूँ और जानवर की तरह इस बाल्टी से पानी पी रहा हूँ। वार्डन मैनुअल की बात सुनकर गार्ड्स को मैनुअल को गद्दा देने के लिए कहता है और वो गार्ड्स को मैनुअल को पेन और पेपर देने के लिए कहता है ताकि वो अपनी कंप्लेन लिख सके। आगे वार्डन वहां से चला जाता है और उसके बाद मैनुअल को पेन और पेपर दिया जाता है और जैसे ही मैनुअल पेन और पेपर लिखकर कंप्लेंट लिखने लगता है तभी वहां पर अचानक से गार्ड आकर मैनुअल को मारने लगते हैं और मैनुअल को लहू लुहान कर देते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैनुअल का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो चुका था और मैनुअल को आइसोलेशन सेल से निकालकर मेन जेल में भेजा जाता है, जहां पर मैनुअल ब्लेकी को देखता है और ब्लेकी मैनुअल को अपनी सेल में ले जाता है, जहां ब्लेकी के अलावा एक बूढ़ा कैदी और रहा करता था। ब्लेकी मैनुअल को उस बूढ़े कैदी से मिलाता है जिसका नाम पिनो था और पिनो मैनुअल से कहता है, तुम ब्लेकी की तरफ सोओगे, तुम हमेशा अपने साइड में रहोगे और यदि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम पहले नॉक करोगे, अगर मेरी मर्जी होगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। अगले दिन मैनुअल जेल के कंपाउंड में होता है और कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं और वो लोग मैनुअल के कपड़े जबरदस्ती उतार कर ले जाते हैं। तब मैनुअल इसकी शिकायत करने जेलर डोमिंगो के पास जाता है। तब वहां पर खड़ा डोमिंगो का आदमी कहता है, अगर तुम्हें किसी बारे में कंप्लेन करनी है तो तुम्हें एक कंप्लेन के लिए 300 पेसोटस देने होंगे। मैनुअल के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर पाता। तभी एक आदमी मैनुअल के कंधे पर हाथ रखकर मैनुअल से कहता है, तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। वो आदमी मैनुअल को अपने साथ ले जाता है और पहनने के लिए कपड़े देता है।
तब मैनुअल की मुलाकात उसी सेल में रहने वाले बोनी नाम के एक कैदी से होती है, जो कि एक डॉक्टर भी था। मैनुअल बोनी को बताता है कि उसके दांतों में बहुत दर्द है और बोनी मैनुअल के दांतों को चेक करता है और उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी उस सेल में 2 कैदी और आ जाते हैं और बोनी उन कैदियों से मैनुअल को मिलाते हुए कहता है, ये अगस्टिन है जो कि वर्कशॉप संभालता है और ये मार्टिन है जो कि यूनियन संभालता है। तब अगस्टिन मैनुअल से कहता है, हम कैदियों को भी कुछ राइट होते हैं और तुमने वार्डन से अपने राइट के लिए बात की, ऐसा इस जेल में आज तक किसी ने नहीं किया। तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। पहले इस देश में फासिस्ट गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप थी, जिसने हमें मुजरिम बनाया। अगर हमारा देश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है तो हमें भी पूरा अधिकार है दोबारा से शुरुआत करने का। तब मैनुअल पूछता है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तब अगस्टिन कहता है, हम चाहते तुम सारे कैदियों को यूनाइट करो और प्रिजन राइट एसोसिएशन का पार्ट बनो। ये सुनकर मैनुअल मना कर देता है और वो कहता है, मैं पहले ही बहुत बड़ी परेशानी में आ चुका हूँ। आगे मैनुअल ब्लेकी के साथ जेल के कंपाउंड में घूम रहा होता है और ब्लेकी उस जेल में जितने भी गैंग मौजूद थे उनके बारे में मैनुअल को सब कुछ बताता है। तब मैनुअल देखता है कि एक गैंग के लीडर ने उसका ही सूट पहन रखा था। मैनुअल सूट वापस लेने उस गैंग के लीडर के पास जाने लगता है, तब ब्लेकी उसे रोककर मना करता है। ब्लेकी कहता है, ये सूट पहना आदमी मार्बेला है जो कि काफी खतरनाक है और ये 6 ब्लॉक का गैंग लीडर भी है। तब मैनुअल देखता है कि मार्बेला की गैंग में वो 16 साल का लड़का जुआन भी मौजूद था, जिसको मैनुअल ने जेल में आने के बाद पहली बार सिगरेट दी थी। ब्लेकी मैनुअल को अगस्टिन की वर्कशॉप में ले जाता है। ब्लेकी अगस्टिन से उसके और मैनुअल के लिए काम मांगता है। तब अगस्टिन कहता है, अभी तो वर्कशॉप में कोई काम नहीं है। आगे मैनुअल ब्लेकी से पीनो के बारे में पूछता है कि वो किस कारण जेल में है। तब ब्लेकी कहता है, पीनो ने एक रॉबरी के दौरान 2 लोगों को मार दिया था और उसने एक कॉप को भी मार दिया था, पर उससे जेल का जेलर डोमिंगो भी डरता है। वो सारी जिंदगी अब यहाँ से नहीं निकल सकता और लोग तो ये भी बोलते हैं कि पीनो ने जो चोरी की थी उसका सारा केस उसने इसी जेल में छिपा रखा है। आगे मैनुअल से मिलने फिर से लूसिया आती है और मैनुअल लूसिया से कहता है, तुम्हें मुझसे मिलने की परमिशन मिल गई पर मेरी बहन को नहीं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है? तब लूसिया कहती है, क्योंकि तुम्हारी बहन तुमसे नहीं मिलना चाहती और मैंने ये भी सुना है कि तुम काफी सालों तक बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। यह सुनकर मैनुअल चिढ़ जाता है और कहता है, मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद मैनुअल गुस्से से वहां से चला जाता है। एक दिन मैनुअल शॉवर ले रहा होता है, तभी उसे बाहर से अचानक से हल्ले गुल्ले की आवाज आती है। जब मैनुअल बाहर आकर देखता है तो सारे कैदी एमनेस्टी यानी क्षमा याचना के लिए नारे लगा रहे थे। आगे मैनुअल अपने सेल में था, तब ब्लेकी भी काफी एक्साइटमेंट में था। ब्लेकी भी काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसे भी अब जेल से बाहर जाने दिया जाएगा। पीनो भी इस बात पर हंसता है क्योंकि उसे भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन जेल के कंपाउंड में मैनुअल से बोनी आकर मिलता है और बोनी मैनुअल का चेकअप करने के बहाने उससे बात करने लगता है। जेल में जितने भी पॉलिटिकल कैदी है उन सबको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट छोड़ने वाली है, पर यह एमनेस्टी हम लोगों को नहीं मिलेगी क्योंकि हम लोग अलग अलग क्राइम केस में अंदर है, इसलिए हम लोग जेल में कैंपेन चलाना चाहते हैं। तुम पढ़े लिखे हो इसलिए तुम पैम्पलेट बनाओगे प्रिजन राइट एसोसिएशन के लिए। मैनुअल इस बात के लिए राजी हो जाता है और बोनी मैनुअल को कुछ खाली पेपर देकर वहां से चला जाता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि जेल में जितने भी पॉलिटिकल कैदी थे जो देश में डिक्टेटरशिप का विरोध कर रहे थे और इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उन सभी को जेल अधिकारी नाम लेकर रिहा करने लगते हैं। मैनुअल, पीनो और ब्लेकी भी ये सब देख रहे थे और ब्लेकी का दिल टूट जाता है क्योंकि वो सोच रहा था देश में डेमोक्रेसी आने के बाद उसे भी जेल से छोड़ दिया जाएगा। उस रात मैनुअल अपने हाथ से बोनी के दिए पेपर पर पैम्पलेट बना रहा था। तभी मैनुअल देखता है कि नीचे ब्लेकी लेटा हुआ रो रहा था। तब ब्लेकी मैनुअल को अपना दर्द बताता है और वो कहता है, मैं इस जेल में नहीं रहना चाहता, मैं अपने परिवार के पास बाहर जाना चाहता हूँ। मूवी में आगे हमें नवंबर 1976 का एक दिन दिखाया जाता है जब पीनो, मैनुअल और ब्लेकी अपनी सेल में लेटे हुए थे। तभी अचानक उनकी सेल में गार्ड आ जाते हैं और वो ब्लेकी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पीनो गार्ड से पूछता है, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? तब प्रिजन गार्ड कहते हैं, हमें किचन के अंदर एक टनल मिली है और हमें पूरा यकीन है कि उस टनल को ब्लेकी ने ही खोदा था। गार्ड ब्लेकी को और कुछ दूसरे कैदियों को भी उनकी सेल से पकड़कर ले जाने लगते हैं। शाम को जब दरवाजे को वापस खोला जाता है तो पीनो और मैनुअल बाहर आकर ब्लेकी को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद एक गार्ड पीनो की सेल के पास आता है और वो पीनो से कहता है, हमें ब्लेकी का सामान चाहिए क्योंकि हमें वो सामान ब्लेकी की फैमिली को देना है क्योंकि ब्लेकी मर चुका है। ब्लेकी की मौत के बारे में सुनकर पीनो और मैनुअल दोनों शॉक रह जाते हैं। तब गार्ड कहता है उसे हार्ट अटैक आ गया था इसलिए वो मारा गया। ये खबर जब दूसरी सेल में रहने वाले कैदियों को लगती है तो वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। मैनुअल देखता है कि जो कैदी प्रोटेस्ट कर रहे थे गार्ड उन्हें मारने लगे थे। तब मैनुअल अपनी सेल से वो पैम्पलेट लाता है जो उसने बनाए थे और वो उन पैम्पलेट को उन गार्ड्स पर फेंकने लगता है।
तब उस जेल का जेलर डोमिंगो भी मैनुअल को पैम्पलेट फेंकता हुआ देख लेता है। आगे मैनुअल अपनी सेल की खिड़की से भी बाहर कुछ पैम्पलेट फेंकता है जो उड़कर सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों के पास पहुंच जाते हैं और बाहर रहने वाले लोग भी देख लेते हैं कि जेल के कैदी प्रोटेस्ट कर रहे। तब कुछ गार्ड वहां पर आकर मैनुअल को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। आगे मैनुअल को वापस आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है और कुछ दिनों बाद मैनुअल से एक आदमी मिलने आता है। वो आदमी मैनुअल को बताता है कि वो एक वकील है और वो मैनुअल का केस लड़ेगा। वो आदमी कहता है मैं प्रिजन राइट एसोसिएशन की तरफ से हूँ और इसलिए तुम्हें ये फ्री सर्विस मिल रही है। मैंने तुम्हारे केस की फाइल पढ़ी है और तुम्हारे केस में कोई दम नहीं है, तुम जल्दी छूट जाओगे। ये सुनकर मैनुअल खुश होता है। आगे वर्कशॉप में प्रिजन राइट एसोसिएशन की मीटिंग चल रही होती है और अगस्टिन उस मीटिंग को हेड कर रहा होता है। तभी वहां पर मार्बेला जाता है जो कि 6 ब्लॉक का खतरनाक गैंग लीडर था। तब मार्बेला अगस्टिन से कहता है पूरा 6 ब्लॉक भी प्रिजन राइट एसोसिएशन में शामिल होना चाहता है। तब अगस्टिन मार्बेला से कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर काम कर रहे। तब मार्बेला गुस्से से वहाँ से चला जाता है क्योंकि अगस्टिन 6 ब्लॉक के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता था। अब रात में मैनुअल अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर पीनो आता है और पीनो अपना बेड अरेंज करके मैनुअल से कहता है आज तुम लोगों ने वर्कशॉप में एक मीटिंग की थी, उसमें क्या हुआ था? तुम लोग एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के खबरी है तो वो लोग पुलिस को पक्का खबर देंगे। रात में दोनों सोने चले जाते हैं। तभी मैनुअल को रात में कुछ आवाज आती है। मैनुअल दरवाजे के छेद से बाहर देखता है तो वो देखता है प्रिजन गार्ड एक आदमी को वहाँ से लेकर जा रहे थे। मैनुअल उन्हें रोकने के लिए चिल्लाने लगता है। तब पीनो मैनुअल का मुंह दबा देता है और पीनो कहता है तुम ऐसा कुछ भी मत करो वरना वो लोग तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। अगली सुबह जब सभी उठकर अपनी सेल से बाहर आते हैं तो सभी को पता चलता है कि अगस्टिन को उठाकर जेल से ले जाया गया है। ये बात जब बाकी प्रिजनर को पता चलती है तो वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तब वहीं खड़ा बोनी प्रोटेस्ट में अपने हाथ काट देता है और वो बाकी प्रिजनर को भी अपने हाथ काटने के लिए कहता है। कई सारे कैदियों के अपने अपने हाथ काटने के बाद जेल में हंगामा शुरू हो जाता है। वार्डन की और प्रिजन गार्ड की भी ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है। तब जेल का वार्डन आकर बोनी से कहता है तुम तुरंत ये सब बंद कर दो। तब बोनी कहता है जब तक ऑगस्टिन को हमारे सामने नहीं लाया जाएगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमें अभी प्रेस से बात करनी है। बोनी के फोर्स करने पर वार्डन के पास कोई चारा नहीं बचता। तकरीबन 200 लोगों ने अपने हाथ काट लिए होते हैं और अब उन सबका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तभी वहाँ प्रेस के कुछ लोग आते हैं और बोनी प्रेस वालों के सामने PRA यानी प्रिजन राइट एसोसिएशन का मैनिफेस्टो सुनाकर आता है। उसके बाद पूरे विश्व भर के न्यूज़पेपर में ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है कि कैसे कैदियों ने प्रोटेस्ट के लिए अपने हाथ काट दिए। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक भी जेल के कैदियों के सपोर्ट में आ चुकी थी और आम जनता बार्सिलोना की जेल के बाहर एक रैली करती है। पीनो भी ये सब देखकर खुश हो रहा था और अब पीनो को भी इस मूवमेंट में इंटरेस्ट आ रहा था। उसके बाद पीनो PRA की लीडरशिप का काम अपने सर ले लेता है। उसके बाद पीनो जितने भी कैदी प्रिजन गार्ड को अंदर की खबरें दिया करते थे, जो मुखबरी का काम किया करते थे, उन सभी को उस ब्लॉक से बाहर निकलवा देता है। उसके बाद पीनो, मैनुअल और बोनी 6 ब्लॉक में जाते हैं और वो 6 ब्लॉक के कैदियों के गैंग लीडर मार्बेला से मिलते हैं। पीनो मार्बेला से कहता है कि वो जेल में दंगा करवाना चाहता है। तब मार्बेला पीनो से कहता है मैं इस जेल में सुकून से रहता हूँ क्योंकि मैंने सिस्टम के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। अगर मैंने जेल में दंगा भड़काया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मैं इस जेल से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। आगे पीनो मार्बेला को एक अंगूठी दिखाता है और पीनो कहता है ये अंगूठी तुम्हारे बेटे की है। तुम्हारे बेटे की चोरी करते समय मौत हो गई थी। एक्चुअल में तुम्हारे बेटे का मर्डर किया गया था और जिसने तुम्हारे बेटे का मर्डर किया था उसने जेल में अंगूठी लाकर मुझे दी थी और उसने तुम्हारे बेटे को डोमिंगो के कहने पर मारा था। यह सच जानकर मार्बेला फूट फूट कर रोने लगता है और वो भी डोमिंगो के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक दिन सुबह जेल में बंद एक कैदी मिर्गी के दौरे का नाटक करने लगता है। तभी गार्ड उसकी सेल में चेक करने जाते हैं। तभी दूसरा कैदी गार्ड के गले पर चाकू अड़ा देता है और वो गार्ड को बंदी बनाकर सेल से बाहर निकलता है। आगे वो कैदी गार्ड से चाबी लेकर अपने ब्लॉक का दरवाजा खुलवाता है। तभी कुछ कैदी आकर सेंट्रल कंट्रोल रूम का शीशा तोड़ देते हैं और उसके अंदर आग लगा देते हैं। आगे कैदी सारे ब्लॉक के दरवाजों को खोल देते हैं और सारे ब्लॉक से कैदी बाहर निकलकर हंगामा करने लगते हैं। आगे जेल के अंदर बंद सारे कैदी सामान लेकर 6 ब्लॉक की तरफ जाने लगते हैं और वो सभी 6 ब्लॉक की छत पर जाकर उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। छत पर जाकर कैदी एमनेस्टी यानी क्षमादान के नारे लगाने लगते हैं और रास्ते में जा रही पब्लिक भी उनके सपोर्ट में नारे लगाने लगती है। 6 ब्लॉक को कब्जा करे हुए अब रात हो चुकी थी और वार्डन बेचैन होता है क्योंकि वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
तब जेल का वार्डन कैदियों से नेगोशिएशन की बातें शुरू करता है। कैदियों की तरफ से बोनी और मैनुअल जाते हैं वार्डन के साथ नेगोशिएशन करने और वहाँ पर कैदियों का वकील भी मौजूद होता है। तब बोनी कहता है हम तभी वापस नीचे आएंगे जब दंगा पुलिस को यहाँ से हटा दिया जाएगा और हमारी जो मांग है क्षमा दान की मांग, उस पर फैसला लिया जाएगा। जब हम लोग नीचे आए तब नीचे एक जज होना चाहिए ताकि वो देख सके कि वार्डन अपने वादों को पूरा कर रहा है या नहीं। वार्डन बोनी की सारी डिमांड को मान जाता है। उसके अगले दिन हमें मूवी में दिखाया जाता है कि सारे कैदी 6 ब्लॉक की छत से नीचे आ चुके थे। तभी उनमें से एक कैदी कहता है यह आदमी जो जज बन के खड़ा है ये कोई जज नहीं, ये तो एक पुलिस वाला है। तभी वहाँ पर दंगा पुलिस के गार्ड आ जाते हैं और पुलिस कैदियों को पीट पीट कर वापस उनकी सेल में भेजने लगती है और वो वकील को भी वहाँ से बाहर निकाल देती है। मैनुअल को भी पुलिस और जेल गार्ड के द्वारा काफी मारा जाता है और उसे वापस आइसोलेशन सेल में भेज दिया जाता है। कुछ दिन आइसोलेशन सेल में रहने के बाद एक दिन मैनुअल को बाहर निकाला जाता है। तब मैनुअल को पता चलता है कि उससे जेल का वार्डन मिलना चाहता है। जब मैनुअल जेल वार्डन के कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था तभी वो देखता है कि वार्डन के कमरे से बोनी बाहर निकलता है। उसके बाद वार्डन और मैनुअल की मीटिंग होती है और वार्डन मैनुअल को ऑफर देता है। उसे कहता है तुम ये पेपर साइन करो कि तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट होना है और तुम यहाँ से चले जाना। इसके बदले तुम्हें कम सजा मिलेगी और तुम्हें 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया जाएगा। वार्डन मैनुअल को इस बारे में सोचने के लिए रात तक का समय देता है। अगली सुबह जब सारे कैदियों को बाहर निकाला जाता है तब मैनुअल देखता है कि बोनी अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा था। बोनी ने वार्डन के ऑफर को एक्सेप्ट करके दूसरी जेल में शिफ्ट होने जा रहा था, पर मैनुअल वहीं रुक जाता है और बाकी कैदी भी इस बात को जान चुके थे। आगे मैनुअल अपनी सेल में आता है तो उसकी सेल में कई सारे गिफ्ट रखे हुए थे। पीनो मैनुअल से कहता है ये गिफ्ट तुम्हें कैदियों ने दिए हैं क्योंकि तुमने उनका साथ देने का तय किया है। मूवी के अगले सीन में मैनुअल से मिलने लूसिया आती है और लूसिया मैनुअल के साथ काफी सारी बातें करती है और जाते समय लूसिया मैनुअल को अपना एक फोटो दे जाती है। मैनुअल जब अकेले में उस फोटो को देखता है तो वो फोटो बेहद इंटीमेट थी। एक रात मैनुअल और पीनो अपनी सेल में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से कई सारे गार्ड उनकी सेल में आते हैं और वो गार्ड मैनुअल और पीनो दोनों को मारने लगते हैं और उसी हालत में उन्हें अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। गार्ड उन दोनों को एक वैन में डालते हैं और वो वैन जेल से बाहर निकल जाती है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक दूसरी जेल में पहुंचते हैं। तब पीनो मैनुअल को वार्न करता है कि उनके साथ जेल में क्या क्या होने वाला है। आगे मैनुअल और पीनो को अलग अलग गार्ड अपने साथ जेल में ले जाते हैं। मैनुअल को एक रूम में ले जाकर उसे कपड़े उतारने को कहा जाता है। उसके बाद मैनुअल के पैर में इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे गार्ड अंदर आकर मैनुअल को खूब मारते हैं और आगे मैनुअल को उसी हालत में बिना कपड़ों के उठा के उसकी सेल में पटक दिया जाता है और मैनुअल की सेल की फर्श पर फिनाइल छिड़क दिया जाता है और फिनाइल पर चलने की वजह से मैनुअल के पैरों पर छाले पड़ चुके थे। एक दिन मैनुअल को उसकी सेल से दूसरी सेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी मैनुअल देखता है कि पीनो को भी दूसरी सेल में ले जाया जा रहा था और उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। मैनुअल ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उसे कुछ करना होगा। तब मैनुअल अपनी सेल में रखे पलंग की स्प्रिंग को खाने लगता है। कई सारी स्प्रिंग को निगलने के बाद मैनुअल की हालत खराब हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर जब उसका एक्सरे करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैनुअल अब तक 3 स्प्रिंग खा चुका था। डॉक्टर मैनुअल से कहता है हमें तुम्हारा तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तब मैनुअल डॉक्टर से अपना इलाज कराने से साफ इनकार कर देता है और वो कहता है अगर पीनो का हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया जाएगा तो मैं अपने बेड की सारी स्प्रिंग खा जाऊंगा। डॉक्टर को भी ये बात समझ आ जाती है कि जेल में कैदियों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। आगे डॉक्टर हायर अथॉरिटी को बोलकर पीनो को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और पीनो को देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि कैदियों के साथ कितनी हिंसा की जा रही है। अब मूवी में हमें जनवरी 1978 का समय दिखाया जाता है जब इलाज के बाद मैनुअल को एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। मैनुअल उस जेल में जाता है तो वहाँ पर पीनो पहले से मौजूद था और पीनो अब काफी हेल्दी भी लग रहा था। मैनुअल अलग अलग जेलों के जितने भी प्यारे लीडर थे उन सभी से मिलता है। आगे कैंटीन में खाना लेते समय कुछ कैदी पीनो और मैनुअल को सूचना देते हैं। सभी जेलों को रन करने वाली अथॉरिटी ने एक नया डायरेक्टर रखा है और हो सकता है वो डायरेक्टर इस जेल में आकर पीआरए के टॉप लीडर से बात भी करे। जैसी मैनुअल और पीनो को इन्फॉर्मेशन मिली थी होता भी वैसा ही है। उस जेल में सभी जेलों का एक नया डायरेक्टर आता है। तब सभी पीआरए लीडर की तरफ से मैनुअल उस डायरेक्टर से बात करने जाता है। तब वो डायरेक्टर कहता है देखो मैं जेल में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ और इसके लिए मैं जेलों में सुधार भी लाना चाहता हूँ। तब मैनुअल कहता है आप जैसे भी रिफॉर्म लाने वाले हो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जेलों में सिर्फ जेल के गार्डों का ही कानून चलता है। तब डायरेक्टर कहता है लेकिन अब जेलों में चीजें चेंज हो रही है।
सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि तुम और पीनो जिस जेल में थे तुम्हें वहीं भेज दिया जाएगा। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि पीनो और मैनुअल को वापस बार्सिलोना जेल में ही शिफ्ट कर दिया गया था। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गार्ड्स पहले से काफी शांत हो चुके थे। वो काफी कंट्रोल में लग रहे थे, जैसे उन पर दबाव बनाया गया हो। पीनो और मैनुअल जब अपने ब्लॉक में जाते हैं तो उनका कैदी जोरदार स्वागत करते हैं। एक दिन मैनुअल जेल के कंपाउंड में घूम रहा होता है, तभी वहां पर एक आदमी न्यूज़पेपर लेकर आता है और वो न्यूज़पेपर सभी कैदियों को पढ़कर सुनाया जाता है। गवर्नमेंट के लीडर ने डिसाइड किया है कि एमनेस्टी लॉ पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। यह खबर सुनकर सारे कैदी खुश होते हैं कि फाइनली लॉ पार्लियामेंट में पेश होगा और उसके बाद शायद अपराधी जेल से छूटने लगेंगे। आगे मैनुअल मार्बेला से मिलने के लिए जाता है, तब भी वो देखते हैं कि जेल के कैदी ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। तब मैनुअल मार्बेला से मिलने उसकी सेल में जाता है। तब मार्बेला कहता है जेल में ऐसी ड्रग्स आने लगी है जिसे लेकर कैदी बिल्कुल पागल होने लगे हैं और वो लोग नशे में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। ये कैदी तो इस लायक भी नहीं बचे कि इन्हें समाधान दिया जाए। तभी मार्बेला की सेल का डोर नॉक होता है। मार्बेला डोर ओपन करता है। तब एक कैदी मार्बेला से मिलता है। वो मार्बेला की सेल के लिए कुछ बनाकर लाया था। तभी मार्बेला की सेल में जुआन आता है और जुआन मार्बेला की पीठ पर लगातार चाकू से वार करने लगता है। जेल में रहकर मार्बेला ने जितने पैसे जोड़े थे, जुआन उन पैसों को लूटने आया था। मैनुअल ये सब देखकर वहां से निकलने लगता है। तभी जुआन उसे पीछे से आवाज लगाता है और जुआन मैनुअल के पास आकर उसे सिगरेट के 3 पैकेट देते हुए कहता है, तुमने पहले दिन मुझसे अच्छा बर्ताव किया था, मुझे सिगरेट दी थी, इसलिए सिगरेट तुम्हारे लिए। अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। मैनुअल वहां से निकल चुका था और अगले दिन वो दिन आ चुका था जब पार्लियामेंट में एमनेस्टी बिल पर वोटिंग होने वाली थी। यह तय होने वाला था कि कैदियों को समाधान मिलेगा या नहीं, उन्हें छोड़ा जाएगा या नहीं। कैदियों के लिए जेल में टीवी का अरेंजमेंट किया जाता है और सारे कैदी एमनेस्टी बिल की वोटिंग देख रहे होते हैं। बिल का रिजल्ट आता है तो बिल रिजेक्ट हो जाता है। बिल के लिए पूरे वोट नहीं मिल पाते। ये खबर देखकर मैनुअल के अंदर भी मायूसी छा जाती है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और जेल के कैदी भी ये बात सुनकर आपस में लड़ने लगते हैं, जेल में आगजनी करने लगते हैं। आगे मैनुअल सेल में होता है, तभी वहाँ पर पीनो आकर मैनुअल से पूछता है, क्या तुम पीआरए की हंगर स्ट्राइक में पार्ट लोगे? तब मैनुअल इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है और वो कहता है ये सब बकवास है, इन सब से कुछ हल नहीं निकलने वाला। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल जेल कंपाउंड में बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक गार्ड आकर एमनेस्टी लॉ के फेल होने पर सभी कैदियों का मजाक उड़ा रहा था और वो मैनुअल का ही मजाक उड़ाने लगता है। मैनुअल कुछ देर तक उस गार्ड की बातें सुनता है। जब मैनुअल का उस गार्ड पर गुस्सा फूट पड़ता है तो मैनुअल उस गार्ड के पीछे जाकर उस पर हमला करता है। तब वहां और भी गार्ड आकर मैनुअल को मारने लगते हैं और मैनुअल को वापस आइसोलेशन सेल में डालकर बुरी तरह से मारा जाता है। जब मैनुअल का आइसोलेशन पीरियड खत्म होता है तब पीनो सेल में मैनुअल से मिलने आता है और मैनुअल पीनो से कहता है, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब ऐसी जिंदगी और नहीं झेल सकता। आगे पीनो मैनुअल को वापस अपनी सेल में ले आता है और मैनुअल बेड पर लेटकर आराम कर रहा होता है। तब मैनुअल देखता है कि पीनो उसके सामने खाना खा रहा था। तब मैनुअल पीनो से पूछता है, क्या तुमने हंगर स्ट्राइक में पार्ट नहीं लिया जो तुम खाना खा रहे हो? पीनो कहता है, हाँ मैंने हंगर स्ट्राइक में पार्ट लिया है, पर फिर भी मैं खाना खा रहा हूँ और तुम्हें भी खाना खाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी अपनी ताकत वापस चाहिए होगी, क्योंकि जल्द ही हम इस जेल से भागने वाले हैं। ये कहकर पीनो मैनुअल को मीट ऑफर करता है और मैनुअल मीट को खाने लगता है। मैनुअल के ठीक हो जाने के बाद पीनो मैनुअल को अपने साथ जेल के हॉस्पिटल वाले फ्लोर पर ले जाता है और पीनो मैनुअल को डॉक्टर के पास ना ले जाकर बिल्डिंग में ही बने दूसरे हिस्से में ले जाता है, जो हिस्सा अब बंद पड़ा हुआ था। पीनो वहीं बंद पड़ी हुई लिफ्ट के पास जाकर उसका ताला खोलता है और पीनो लिफ्ट के दरवाजे पर एक रस्सी बांधकर लिफ्ट के दरवाजे को खोल देता है और पीनो मैनुअल को लिफ्ट के पास लगे दरवाजे से नीचे उतरने को कहता है। मैनुअल उस दरवाजे से नीचे उतरता है और उसके बाद पीनो भी बेसमेंट की तरफ नीचे उतरने लगता है और उतरते हुए पीनो रस्सी को खींच देता है, जिसके कारण लिफ्ट का दरवाजा भी पहले की तरह बंद हो जाता है। बेसमेंट में पहुंचकर पीनो मैनुअल से कहता है, नीचे एक अंडरग्राउंड सीवर है और अगर हम उस तक खुदाई करके पहुंच गए तो सीवर सिस्टम के रास्ते बाहर जा सकते हैं। तब मैनुअल देखता है कि बेसमेंट में एक खिड़की भी थी और उस खिड़की के बाहर कंपाउंड दिखाई दे रहा था। मैनुअल समझ जाता है कि इस खिड़की को ध्यान रखते हुए खुदाई का काम शुरू करना होगा। आगे वो दोनों ऊपर आते हैं और इस बात की जानकारी जेल के कैदियों को देकर प्लान बनाते हैं। तब वहाँ एक बूढ़ा कैदी मौजूद था जिसे टनल खोदने का एक्सपीरियंस था और वो पीनो और मैनुअल के साथ टनल खोदने का प्लान बनाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, हमें 6 फीट नीचे खोदना होगा और उसके बाद 30 फीट हॉरिजॉन्टली खोदना होगा, फिर हम सीवर लाइन तक पहुंच पाएंगे जो सिटी के अंदर जाता है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जेल के कंपाउंड में लगातार फुटबॉल पर किक मार रहा होता है
और फुटबॉल दीवार से टकराकर वापस उस तक पहुंचती है तो वो वापस किक मारता है। ये किक वो उसी दीवार पर मार रहा था जहां पर वो खिड़की थी। तभी मैनुअल और वो बूढ़ा आदमी बेसमेंट के अंदर खुदाई का काम शुरू करते हैं। जब जब फुटबॉल दीवार पर लगती है तब वो खुदाई के लिए भाला मारते हैं ताकि भाले की आवाज बाहर ना जा पाए। इस तरह से वो बेसमेंट के अंदर 6 फीट का गड्ढा खोद के टनल बनाने के काम की शुरुआत कर देते हैं। अगले दिन वो फिर से टनल की खुदाई शुरू करते हैं। तब बाहर बैठे कैदी वार्निंग बेल बजाने लगते हैं, जो कि टनल के अंदर मौजूद कैदियों के लिए सिग्नल था, और वो टनल से बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों को महसूस होता है कि कोई ऊपर से बेसमेंट के अंदर आ रहा था। तब वो लोग लाइटें बंद करके शांत बैठ जाते हैं। तभी नीचे बेसमेंट में जुआन अपने एक साथी के साथ आता है और वो पीनो से कहता है, तुम लोग अकेले कैसे भाग सकते हो। पीनो ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता था, पर उसके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो जुआन और उसके साथी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। आगे कई दिनों तक खुदाई करने के बाद वो लोग काफी लंबी सुरंग खोद चुके थे और उनके साथ जुआन की गैंग के लोग भी खुदाई में शामिल हो गए थे। और एक दिन आखिरकार उन्हें सीवर पाइप मिल जाता है। उस पाइप को अपनी आंखों के सामने देखकर मैनुअल काफी खुश होता है और मैनुअल छेनी और हथौड़ी से धीरे धीरे उस पाइप को तोड़ने लगता है। पाइप टूटता है और दूसरी तरफ उन्हें पूरा सीवर सिस्टम नजर आने लगता है। तब वो लोग तय करते हैं कि वो अगले दिन भागेंगे। आगे जून 1978 का दिन होता है और मैनुअल और पीनो अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं जेल से भागने के लिए। पीनो मैनुअल को जेल से भागने से पहले अपनी शर्ट देता है। मैनुअल ये देखकर हैरान था। तब पीनो कहता है, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये शर्ट मुझे छोटी पड़ने लगी है इसलिए दे रहा हूँ। असल में पीनो ने मैनुअल को गिफ्ट दिया था, पर वो उसके सामने जताना नहीं चाहता था। पीनो ने मैनुअल के लिए एक नई आइडेंटिटी का इंतजाम भी कर लिया था और वो मैनुअल को उसका आइडेंटिटी कार्ड देकर कहता है, ये तुम्हारे जेल के बाहर काम आएगा। और आगे पीनो मैनुअल से पूछता है, जेल से बाहर जाने के बाद तुम क्या करोगे। तब मैनुअल कहता है, मैं स्पेन छोड़कर विदेश चला जाऊंगा। आगे दरवाजा बजता है और उस ब्लॉक के कुछ कैदी अपना अपना सामान लेकर सेल से बाहर निकलने लगते हैं। तब मैनुअल और पीनो देखते हैं कि दूसरे ब्लॉक से भी कैदियों का एक ग्रुप उनके साथ ही जाने लगा था। तभी एक गार्ड आकर ब्लॉक का दरवाजा बंद कर देता है। तभी जुआन उस गार्ड की गर्दन पर चाकू अड़ाकर उसे ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब पीनो जुआन को समझाता है, इस गार्ड को मत मारो, हम इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। जुआन को पीनो का आइडिया सही लगता है और वो गार्ड को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। आगे वो लोग टनल से होते हुए सीवर सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और पीनो अपने साथ आए गार्ड को आगे की तरफ भागने के लिए कहता है। मैनुअल और पीनो सीवर के ढक्कन को ओपन करने से पहले ही अपने कपड़े बदल लेते हैं और वो सीवर का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाते हैं। आगे वो दोनों चलते चलते काफी आगे आ चुके थे और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीवर का ढक्कन खोलकर और भी कैदी बाहर निकल रहे थे। तब वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी उन लोगों को पकड़ने के लिए। मैनुअल और पीनो को बस दिखाई देती है और वो दोनों बस के अंदर चुपचाप चढ़ जाते हैं और बस से काफी आगे निकलने के बाद वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। पीनो मैनुअल को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। तभी मैनुअल को महसूस होता है कि उसका शर्ट भारी भारी सा लग रहा था। मैनुअल अपने शर्ट के अंदर देखता है तो उसमें एक खुफिया जेब थी जिसके अंदर से बहुत पैसा निकलता है। यह पैसा पीनो ने मैनुअल के लिए छोड़ा था। आगे मैनुअल लूसिया को ढूंढते ढूंढते उसके स्टोर तक पहुंचकर उसके स्टोर के बाहर खड़ा हो जाता है। लूसिया की नजर मैनुअल पर पड़ती है और वो भी मैनुअल को आजाद देखकर खुश होती है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि स्पेन में सन 1978 में ही 79 बार कैदियों द्वारा जेल से भागने की कोशिशें की गई थी और इन कोशिशों में 175 कैदी भाग गए थे। ये संख्या स्पेन के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी भागने वाले कैदियों की। आगे हमें स्पेन की जेल के कुछ फोटोज दिखाए जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।